हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी बस्ती से होती है जिसे पिछले एपिसोड में डिस्कवर किया गया था और हमें कबीले के लोग सोते हुए दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि पास के जंगल में बाबा बॉस अपने बच्चों को लेकर टहल रहा होता है और जब बाबा बॉस एक पेड़ के पास आकर रुकता है तो उसके ऊपर एक जंगली भालू हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डर कर नीचे गिरने लगता है और गिरते समय उसके बच्चे उसके हाथ से छूट जाते हैं और जैसे ही वो जंगली भालू बच्चों की रोने की वजह से उनकी तरफ मुड़ता है, बाबा बॉस बच्चों को बचाने के लिए उस पे हमला कर देता है और चाकू से 2-3 वार करने के बाद उससे लड़ी रहा होता है कि कोई उसको तीर मार देता है, जिसकी वजह से वो जंगली भालू वहीं पे ढेर हो जाता है और वो अपने बच्चों के पास जाकर उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और फिर बाबा बॉस अपने हथियार को तानते हुए उसे उसके बारे में पूछता है तो वो उसे यही कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे एक अच्छे हाथों में हैं। तब बाबा बॉस को पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं, बच्चों का असली पिता जेरला मरेल है और बाबा बॉस उससे दुखी मन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आए हो, और वो बताता है कि मैं बच्चों के लिए नहीं आया हूँ और वो ये भी बताता है कि मैं एक भगोड़ा हूँ और मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुमसे पता कर सकूं कि तुमने अभी तक उस जगह को खोजा या नहीं और इस घाटी के भालुओं को मारने के लिए भी। और मेरा मानना है कि ये इस घाटी में आखिरी भालू था। और वो बच्चों को देखने के बाद बाबा बॉस से कहता है ये बच्चे किसी उपहार से कम नहीं है और वो उसे एक बक्से की चाबी देते हुए उसे उसका लोकेशन बताता है और ये भी कहता है कि तुम इस बारे में पेरिस से बात करना और उसे ये बताना कि इस बॉक्स में रखी हुई चीजें मेरे बच्चों के लिए है और इस बॉक्स को तभी खोलना जब मेरे बच्चे 12 साल के हो जाए ताकि वो बड़े होकर इन चीजों को समझने के लायक हो जाए। और बाबा बॉस उससे यही पूछता है कि इस बक्से में क्या है, जिस पर जेला मरेल उसे यही कहता है कि इस बॉक्स के अंदर ज्ञान का भंडार है जिसकी मदद से ये बच्चे एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं और वो शायद हमारे पूर्वजों से भी एक अच्छी दुनिया बसा सके। और फिर वो अपने बच्चों से यही कहता है कि एक ना एक दिन हम लोग साथ होंगे और वो बाबा बॉस से यही कहता है कि इनका नाम हनीवा और कोफून रखना और इसी नाम की वजह से जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें पहचान लूंगा। जिस पर बाबा बॉस उससे यही पूछता है कि ये बच्चे तुम्हारे पास कब आएंगे, जिस पर जेला मरेल उससे यही कहता है कि इन सारी चीजों का आंसर उस बक्से के अंदर है और ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। जिस पर बाबा बॉस उसका नाम पुकारते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चला गया होता है और हम इसी जंगल में गैदरबैक्स को बाबा बॉस की पुकार सुनते हुए भी देखते हैं और जब इस बात को शूटरबैक्स को आके बताता है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती है और तब गैदरबैक्स उसे गुस्से में पूछता है कि क्या तुम्हें ये सारी बातें परेशान नहीं करती, जिस पर वो उससे यही कहती है कि बाबा बॉस इस कबीले का सरदार है और हमने उसे अपमानित करने की कोशिश की तो हमारे लिए शायद अच्छा ना हो। जिस पर गैदरबैक्स उससे यही कहता है कि यहाँ पर बाबा बॉस का कानून नहीं चलता, ईश्वर का कानून चलता है। जिस पर शूटरबैक्स उसे यही कहती है कि हम यहाँ पर भगवान से भी बहुत ज्यादा दूर है और फिर गैदरबैक्स उससे यही कहता है कि ये वही बाबा बॉस वही पेरिस है जिसने मेरी माँ और तुम्हारी बहन को जिंदा जलाने की सजा दी थी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बाबा बॉस और उसकी लीडरशिप पे सवाल उठाए थे और उन्होंने उसे इसलिए जला दिया क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनकी कमजोरी सबके सामने न आ जाए। अगर भगवान इन चीजों को भूल भी जाए तो मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। और फिर वो दोनों जंगल में आकर शैडो को ढूंढने लगते हैं और वो गैदरबैक्स को उसके बारे में बताते हुए कहती है कि शैडो हमेशा से ही एल्किनी गांव की परछाई रही है और उनके पास सभी लोगों के बीच में रहकर भी अदृश्य होने की शक्ति होती है और यहाँ तक कि आयुराश भी उसे सुन नहीं सकती। और वो शैडो से बोलती है कि तुम्हें पेरिस पे नजर रखनी होगी और वो जो भी करती है उसके बारे में मुझे यहाँ पर आकर बताना होगा क्योंकि हमें शक है कि पेरिस एक चुड़ैल है और हमें उसका सिर्फ सबूत चाहिए। जिस पर शैडो उनकी बात मान जाती है और इधर हम बाबा बॉस को उस संदूक को अपने घर ले आते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी बीवी माग्रा और बाबा बॉस उस संदूक को खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखने लगते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी बुक्स और एक बोट का ढांचा या खिलौना निकलता है। और पेरिस के आने पे जब वो उस चीजों के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि इन बक्सों में बहुत सारी बुक्स हैं और वो उनके बारे में बताते हुए कहती है कि इन्हें चाहे तुम आग से जला सकते हो लेकिन ये आग से भी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और इसमें हमें
प्राचीन लोगों का ज्ञान और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और मेरी दादी के दादी के पास भी ये सारी बुक्स थी, लेकिन विच फाइंडर ने उन्हें ढूंढकर उन बुक्स को जला दिया। और बाबा बॉस उन लोगों को बताता है कि जेला मरेल ने बच्चों के 12 साल हो जाने के बाद उनको देने के लिए कहा है, जिस पर पेरिस उसे यही कहती है कि जेला मरेल का मानना है कि इस बुक को पढ़ने के बाद शायद वो हमें इस खामोशी को समझने और सुनने की ताकत दे। जिस पर माग्रा उससे यही कहती है कि उसके विश्वास करने से मेरे बच्चे शापित नहीं हो सकते। जिस पर पेरिस उनसे यही कहती है कि शायद भविष्य में ऐसा हो कि तुम्हारे बच्चे शायद तुम्हारे पास हमेशा ना रहे। और फिर वो उसे कहती है कि हमें इस चीज को किसी सुरक्षित जगह पे दफना देना चाहिए। जिस पर माग्रा उससे यही कहती है कि इन किताब के बक्सों को किसी पेड़ के नीचे अच्छे से दफना दो ताकि इसे कोई भी ढूंढ ना सके। और 12 साल हो जाने के बाद भी हम इस बारे में अपने बच्चों से कभी भी बात नहीं करेंगे और ना ही फिर कभी हम इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पेरिस को शैडो के बारे में भनक लग जाती है, क्योंकि वो उन्हीं के पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। और जाते वक्त पेरिस बाबा बॉस को ये भी बताती है कि इस कमरे में हम लोगों के सिवा कोई और भी है, लेकिन उससे पहले ही शैडो यहाँ से जा चुकी होती है। और शैडो गैदरबैक्स को बुलाकर अपना मैसेज दे देती है, जहाँ हमें पता चलता है कि शैडो ने उसे यही बताया है कि पेरिस बाबा बॉस के बच्चों के साथ बहुत मजे से खेल रही थी। जिस पर शूटरबैक्स उससे यही कहती है कि शैडो हमसे झूठ बोल रही है। और फिर गैदरबैक्स उससे यही कहता है कि मैं फिर से विच फाइंडर को इस जगह का पता बता दूंगा। इसके लिए वो हर दिन हर रोज कम से कम 2 या 3 बार बोतल में मैसेज लपेटकर उसे नदी में बहा देगा। और एक न एक दिन कभी न कभी ये मैसेज विच फाइंडर को जरूर मिलेगा। जिस पर शूटरबैक्स उससे यही कहती है कि ये नदी बहुत सारे घाटियों से होके बहुत सारे नदियों से मिलती होगी और इस चीज में बहुत सालों लग जाएंगे। और गैदरबैक्स उससे किस करते हुए यही कहता है कि हो सकता है इसमें हमें सालों लगे, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं हारनी है। और फिर हम शैडो को नहाते हुए देखते हैं। और इधर जब एक दिन गैदरबैक्स उन बोतलों को मैसेज के साथ पिरो रहा होता है, तभी वहाँ पे बाबा बॉस आ जाता है और उसका हालचाल पूछने के बाद उससे कहता है कि मुझे आजकल रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे ये बात हमेशा परेशान करती रहती है कि कहीं कोई मेरे घर में छुपकर मेरी जासूसी तो नहीं कर रहा है। और सभी जानते हैं कि तुम और तुम्हारी चाची और मेरी फैमिली के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। और इसलिए मैंने सोचा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे उकसाना चाहता है तो वो तुम्हें जरूर पता होगा। तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? जिस पर गैदरबैक्स उससे यही कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके हाथ के चोट को रगड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम तो जानते ही होगे कि मैं ही यहाँ का कानून। अगर मुझे फिर कभी भी मेरे आसपास कोई भी फुसफुसाहट फिर से हुई तो तुम मेरा वो चेहरा देखोगे जिसे मैं बरसों पहले भूल चुका हूँ। और यकीन मानो उसका सामना करने से पहले ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और अगर किसी को कुछ कहना है तो वो मुझसे आकर मुझसे पहले ही मिल ले, नहीं तो अगर उसे मैंने ढूंढा तो तुम जानते हो कि उसका हश्र क्या होगा। प्लीज उन लोगों से कह देना। और फिर बाबा बॉस यहाँ से चला जाता है। और इधर हम टमैक्टिक जून को गांव की खाक छानते हुए एक गांव को जलाते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि गांव वालों को टॉर्चर करते हुए जेला मरेल के बारे में सबसे पूछ रहा है। और थक हार कर वो अपनी क्वीन को फिर से एक बार मैसेज करता है। और जब रानी का आदमी उस मैसेज को पढ़ते हुए उसे बताता है कि टमैक्टिक जून अपनी जर्नी से थक कर अब घर वापस आना चाहता है, जिस पर रानी उस संदेश को मांगते हुए खुद पढ़ती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि किसी ने उस मैसेज के साथ छेड़छाड़ की है। और रानी के पूछने के बाद उसे पता चलता है कि लॉर्ड कॉर्न और लेडी जी ने उस मैसेज में अपने मैसेज को मिलाकर रानी के सामने पेश किया था। और इस बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि इस महल की हालत जो कि डैम पर बसा है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग रानी के शासन से खुश नहीं हैं। और फिर रानी केन एक सभा बुलाकर लॉर्ड कॉर्न और लेडी जी को उनकी गद्दारी की सजा देते हुए उन्हें जंजीरों में बांध कर लटकाते हुए बिजली की मदद से उन्हें जला देती है। और इधर माग्रा पेरिस को अपने घर में बुलाकर एक खिलौने और बच्चे की मदद से ये बताने की कोशिश करती है कि उसके बच्चे देख सकते हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि मुझे इस बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं इस चीज को बहुत दिनों से छिपा रही थी। और बाबा बॉस वहाँ पे आके बच्चों को बाहर खेलने के लिए कहता है और उनके करीब आकर उनसे यही बोलता है कि मुझे तब से पता है जब हनीवा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ये बताया था कि आसमान में सूरज की एक बहन है जो हर रात को आकर मेरे साथ खेलती है।
जिस पर पेरिस उससे यही कहती है कि जेला मेरेल ने जो हमसे कहा था वो सारी बातें सच है और ये जुड़वा बच्चे इस दुनिया की नई शुरुआत है। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं और वैसे भी शूटर बैग्स और गैदर बैग्स हमें चुड़ैली बुलाते हैं और वो उनसे यही कहती है कि हम इस सच को कभी भी बाहर आने नहीं देंगे, नहीं तो शूटर बैग्स और गैदर बैग्स जैसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। जिस पर बाबा बॉस उनसे यही कहता है कि जेला मरेल ने हमें 12 साल रुकने को कहा था और तब तक हम किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और मागरा उनसे यही कहती है कि तब तक के लिए उनकी आंखें बंद ही रहेंगी। और फिर हम मागरा को अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए देखते हैं और इसी बीच हम टमेटी जून को जंगलों की खाक छानते हुए एक गांव से दूसरे गांव में भटकते हुए जेला मरेल की खोज करते हुए देखते हैं। और इसी दौरान हम बच्चों को बड़ा होते हुए और उनकी रीति रिवाज को अपनी आंखों से देखते हुए और महसूस करते हुए देखते हैं। और इधर टमेटी जून को अपनी खोज की तलाश में कई सारे गाँव को बर्बाद करते हुए और जलाते हुए भी देखते हैं। और फिर वो घड़ी भी आती है जब बच्चे 12 साल के होने वाले हैं और पेरिस उसके माँ के पास आकर उससे यही बोलती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ क्योंकि कल बच्चों का 12वां जन्मदिन है। और पेरिस मागरा से पूछती है कि हम लोग कब तक बच्चों से उनकी सच्चाई छुपाएंगे। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि हमने और बाबा बॉस ने एक डिसीजन लिया था जिसके मुताबिक जो चीज दफन हो गई वो हमेशा दफन ही रहेगी। और इस बात पे मागरा और पेरिस की बहस भी होती है और हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि मागरा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती और इसीलिए वो उनसे उनकी सच्चाई या किताबों को उनको पढ़ने देना नहीं चाहती। और हमें ये भी पता चलता है कि मागरा जेरान मरेल से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है, लेकिन बच्चों के आ जाने की वजह से उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है। और फिर रात को बच्चे पेरिस से मिलने के लिए आते हैं और पेरिस उनको उसके असली पिता के बारे में बताते हुए किताब दे देती है। जिस पर कोफून उस किताब को रखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पेरिस हनीवा को रोककर जेरान मरेल का मैसेज देकर उसे पढ़ने को कहती है और ये भी कहती है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए। और हनीवा अपने भाई के पास जाकर उसके पास बैठ जाती है और कोफून उससे यही कहता है कि शायद हम लोग सच में चुड़ैल हैं। जिस पर उसकी बहन उससे यही कहती है कि ये सच नहीं है, मेरे पास जेरान मरेल का मैसेज है और जल्दी मैं इसे पढ़ के इस सच्चाई को जान जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे। जिस पर उसका भाई उससे यही कहता है कि तो फिर मैसेज को पढ़ो। और फिर वो उस मैसेज को पढ़ने लगती है और थोड़ी देर में ही बाबा बॉस आकर उनकी बातें बाहर से सुन लेता है। जिसके बाद पेरिस और बाबा बॉस की मीटिंग होती है और वहाँ पहुंचकर पेरिस उससे यही कहती है कि जेरान मरेल ने तुम्हारी बच्चों और तुम्हारी जान बचाने के बाद तुमसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि उन बच्चों को पढ़ने दो ताकि वो दुनिया के बारे में जान सके। जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है कि मागरा को पता चलने पर वो किताबों को जला देगी। जिस पर पेरिस उससे यही कहती है कि तुम्हें इस बारे में उसे बताने की जरूरत नहीं है। जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है कि तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहती हो। जिस पर पेरिस उसे समझाते हुए यही कहती है कि कभी कभी मौन होना झूठ नहीं होता। जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है कि मैंने उन्हें जाने की बात करते हुए सुना है। जिस पर पेरिस उससे यही कहती है कि ये तुम्हें भी मालूम है किसी न किसी दिन उन्हें जाना ही होगा और जब वो इस जगह को छोड़ के जाएंगे तो किताबों का ज्ञान ही उन्हें रास्ता दिखाएगा। और पेरिस के समझाने के बाद बाबा बॉस मान जाता है और फिर हम दोनों बच्चों को छुपकर घाटी के ऊपर किताबों को पढ़ते हुए देखते हैं। और इधर किसी गांव में उस बोतल के मैसेज को एक लड़की पा जाती है और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। अगर मेरी मेहनत जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।